हाय हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। सो फाइनली हम लोगों ने मैथ्स का जो एग्जाम होता है उसको अच्छे तरीके से पार कर लिया है। ठीक है। सो मैथ्स का जैसा सजेशन हमने आपको प्रोवाइड किया था उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे, क्या हमने दिया था और क्या उसमें से आपको देखने को मिला बोर्ड एग्जाम में। क्योंकि मैंने एक पोल डाला था ये पूछने के लिए कि आप लोगों का एग्जाम किस तरीके से गया, कैसा गया, अच्छा था, खराब था, या बहुत ही ज्यादा खराब था, या बहुत ही ज्यादा अच्छा था। तो उसमें किसी के स्टूडेंट का ये कमेंट आया था कि आपने जो थ्योरम का सजेशन दिया वो सजेशन एग्जाम में नहीं आया, तो आप ऐसे फालतू सजेशन क्यों देते हो। चलिए ठीक बात है, आपकी बात सही है, उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। तो फिलहाल ये चर्चा हम कर लेंगे। इसके बाद जो आज की वीडियो का हमारा मेन मुद्दा वो ये है कि कल हमारा लाइफ साइंस का एग्जाम होने वाला है, यानी कि जिसको प्यार से बायोलॉजी भी कहते हैं। उसके बारे में हम लोग एक डिटेल चर्चा करेंगे यहाँ पर, ये कि किस तरीके से हमें चीजों को रिवीजन करना है, क्योंकि सजेशन एक जो था मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है। ठीक है, उसको ही आपको यहाँ पे मेन फोकस करके पहले फॉलो करना है। वहाँ पे कुछ शायद लॉन्ग क्वेश्चंस की कमी है, मुझे बताया स्टूडेंट्स ने कमेंट करके, अभी इंस्टाग्राम के थ्रू में मुझे मैसेज किया। सो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जो वीडियो अपलोड होने के बाद आपको विद इन 30 मिनट्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही एक पीडीएफ का लिंक आपको मिलेगा, आप जाके उसको डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, इजिली। अगर डाउनलोड करने में प्रॉब्लम होता है डायरेक्ट व्हाट्सएप पे कमेंट कीजिए या फिर मैसेज कीजिए इंस्टाग्राम पे आकर के, वहाँ हम डायरेक्ट आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। बट ये सजेशन रहेगा, होप सो कि वहां से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाए एग्जाम में। ठीक है। सो इससे पहले मेन मुद्दे पे बात कर लेते हैं मैथ्स के सजेशन के बारे में। देखो, मैथ्स में हमने आपको थ्योरम नंबर 2 प्रोवाइड किया था। एक आपको हमने बताया था 39 नंबर, और एक सॉरी एक 49 था, एक 34 था। ठीक है। सो 49 34 नंबर था, यानी कि एक पैथागोरस थ्योरम हमारे पास था। और एक अगर आपको याद हो तो एक थ्योरम ये वाला होता है जिसमें हमें ये प्रूफ करना होता है कि एक अर्क यहाँ पर जो है, यहाँ पे एक जो एंगल बन रहा है और यहाँ पे जो एंगल ये बन रहा है, तो ये जो एंगल बना है ऊपर वाला, ये नीचे वाले का डबल है। ये मैंने एक दिया था जो कि 34 नंबर पर आता है, एक मैंने 49 नंबर जो कि पैथागोरस थ्योरम होता है सिंपली। ठीक है। बट इन दोनों में से कोई भी हमें बोर्ड एग्जाम में देखने को नहीं मिला। ठीक है, अच्छी बात है, वहां तो वो क्वेश्चन देखने को नहीं मिले, मुझे भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि पैटर्न के अकॉर्डिंग ये चीजें आनी चाहिए थी बट वो नहीं आई। पैटर्न यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक होता हुआ दिखा है। लास्ट ईयर जो क्वेश्चन था थ्योरम में वो सेम एज इट इज, एक क्वेश्चन यहाँ रिपीट हुआ है। बट मैंने जो ये वाला क्वेश्चन आपको दिया था कि भैया एक अर्क में जो ये बन रहा है और सेम उसी से हम लोग अर्क बनाते हैं यहाँ पर सेम सेगमेंट में, तो ये आपको डबल है। ये नहीं हुआ, हमारे पास क्वेश्चन आया कि सेम सेगमेंट में हमारे पास सेम एंगल्स होते हैं, वो प्रूफ करना होता है। सो यहाँ पे एक बात क्लियर है, जिस स्टूडेंट ने भी ये क्वेश्चन अगर 34 नंबर थ्योरम क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके वो गया होगा, तो उसने आसानी ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा, क्योंकि ये 35 नंबर क्वेश्चन है। 34 के ठीक जस्ट बाद ये न्यूमेरिक सॉरी ये थ्योरम दिया गया है, क्योंकि जो कंसेप्ट यहाँ पे लगता है प्रूफ करने में सेम, वही यहाँ पे यूज होता है। थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है। अगर आपने चीजों को समझा होगा, कंसेप्ट समझा होगा, तो ये आपने ऑलरेडी बना रखा होगा। ठीक है, चलिए फिर भी मान लेते हैं 5 मार्क्स तो हमारा चला गया। बट बाबू पेपर तो 90 मार्क्स का होता है, बाकी के 85 नंबर कहाँ गए। ठीक है, बाकी के 85 नंबर कहाँ गए। अगर 5 मार्क्स के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल था, चलो ठीक है, वो तो मेरे सजेशन से नहीं आया। वैसे भी सजेशन अगर वर्ड पे गौर करो तो सजेशन माने सजेशन होता है, वो गारंटी थोड़ी है कि मैं वहाँ पे क्वेश्चन बैठ के बता रहा हूँ कि आ जाएगा। ठीक है, बाकी अगर आप एनालिसिस करते हो, ठीक है, एनालिसिस करते हो, आप देखोगे तो 30 मार्क्स का जो अप्रॉक्स क्वेश्चन है मैथ्स के पेपर में, वो मेरे सजेशन से ही आया हुआ है, जो मैंने बता रखा था कल के दिन, जो मैंने आपको दिया था कल और उससे पिछले दिन में जो भी चीजें मैंने आपको बताई ट्राइग्नोमेट्री में, स्टैटिस्टिक्स में, वो सारे एज इट इज क्वेश्चन वहां पे देखने को मिले हैं। और इवन रेशियो एंड प्रोपोर्शन और क्वाड्रेटिक सेट्स के भी एज इट इज क्वेश्चन वहां पर हैं। तो ये सारे चैप्टर्स मिलाकर के ओवरऑल जब मैंने मार्क्स को काउंट किया तो पता चला कि 30 मार्क्स के अप्रोक्स यहाँ पे क्वेश्चन है डायरेक्टली। तो मैंने तो पहले ही कहा था कि अगर आप सिर्फ मेरे सेशंस पढ़ के जाते हो तो आप पासिंग मार्क्स तो एटलीस्ट गेन कर पाओगे। सो 30 नंबर में आप इजिली पास हो सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी यहाँ पे मेन एफर्ट आपको डालना था। कल जो मैंने 1 घंटे का पूरा एक वीडियो डाला था, पूरा कंप्लीट जो सिलेबस रिवीजन था, वो जानते हो उन लगभग 450 स्टूडेंट ने देखा है, बट उसमें जो वॉच टाइम आया है वो सिर्फ आया है 20 आवर्स का। यानी कि 450 स्टूडेंट्स अगर सारा देखते ना पूरा कंप्लीट, तो वहाँ पे 450 घंटे का वो वॉच टाइम बन रहा होता, बट सिर्फ 20 आवर का बना है। इसकी मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने उस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखा ही नहीं है, उस 1 घंटे के वीडियो को। तो आप अपनी तरफ से एफर्ट भी नहीं डालना चाहोगे और पढ़ना भी नहीं चाहोगे, और ये चाहोगे कि बस हम आपको एज इट इज क्वेश्चन हाथ में लाके दे दे बोर्ड एग्जाम का, सिर्फ आप उसको सॉल्व करके चले जाओ एग्जाम देने के लिए, वही एज इट इज आ जाए, तो फिर यहाँ पे एग्जाम लेने का कोई मतलब नहीं बनता बच्चों। ठीक है, एग्जाम लेने का कोई मतलब नहीं बनता, फिर आपका एफर्ट गया कहाँ यहाँ पर। तो जिन लोगों ने भी वो 1 घंटे का वीडियो अच्छे से देखा है ना पूरे से, उनका फीडबैक ये है कि सर आपने जिस टाइप का क्वेश्चन बताया था उसी टाइप का क्वेश्चन आया है।
और मैं शुरू से ये बात कहते आ रहा हूँ मैथ्स में कि आपको यहाँ पे टाइप पर फोकस करना होगा, कंसेप्ट पर फोकस करना होगा। अगर आप कंसेप्ट समझ जाते हो मैथ्स में, देन किस किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं वो समझ जाते हो, देन मैथ्स बहुत आसान होता है आप लोगों के लिए। बट आप लोग ऐसा करते नहीं हो, आप लोग शॉर्टकट ढूंढते हो, इस वजह कर आपको प्रॉब्लम यहाँ फेस करना पड़ता है। सो फिलहाल बस इतनी सी बातें थी। अब हम लोग मेन मुद्दे पे आते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं बायोलॉजी के बारे में, उसको रिवीजन कैसे करना है। अब सो ये मैथ वाला कंफ्यूजन आपका दूर हो गया हो। अब आप जो भी यहाँ कमेंट में मुझे बुरा लिख लो, भला लिख लो, कुछ भी कह लो, उससे अल्टीमेटली तो नुकसान आपका है, क्योंकि वो नुकसान आपकी वजह से ही आपका हुआ है। उसके लिए अगर आप किसी और को रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हो, जिम्मेदार ठहरा रहे हो, उससे कुछ बदलने वाला है नहीं। वो जो खराबी की है आपने अपने साथ खुद ही की है, उसको एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो, आगे लाइफ साइंस का एग्जाम उसको अच्छा करो। मान लो यहाँ पर अगर 40-50 नंबर ही आपने अटेम्प्ट किया मैथ में, अपने पूरा जान लगा दो कि 90 प्लस नंबर हम लाइफ साइंस में लेके आ जाए, फिजिकल साइंस में लेके आ जाए। इससे क्या होगा, ऑन एन एवरेज जो पूरा होल मार्क्स आपका तैयार होगा, वो एक टोटल अच्छा खासा बन के तैयार होगा। लेकिन ऐसा नहीं करना कि मैथ्स में खराब हो तो रोध होकर के आपने फिर बाकी साइंस भी खराब कर लिया, तो फिर आप कहीं के नहीं रह जाओगे। ठीक है, चलिए हम लोग अब बात करते हैं बायोलॉजी के बारे में। देखिए बायोलॉजी एक्चुअल में जो हमारा है ना 5 चैप्टर्स ऑलरेडी दिए गए हैं, 5 चैप्टर्स है। कहने को वो चैप्टर 5 है, अलग अलग यूनिट्स में बहुत ज्यादा है। पहला जो हम अगर बात करते हैं चैप्टर 1 की, ठीक है, एक बार लिखते हैं हम लोग। चैप्टर 1 हमारे पास है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। मेरे अकॉर्डिंग आप जब रिवीजन करने जाओ तो लास्ट जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, जिसमें हमने जो हमारा बात करता है बायोडाइवर्सिटी के बारे में। देखो यहाँ पे टॉपिक्स कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है। एक तो बायोडाइवर्सिटी है, देन यहाँ पर हमें नाइट्रोजन साइकिल पढ़ना होता है। ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल पढ़ने तो उसके बाद कुछ पॉपुलेशन नहीं, पोल्यूशन से रिलेटेड यहाँ पर टॉपिक्स दिए गए, जैसे कि वाटर पोल्यूशन हो गया, नॉइस पोल्यूशन हो गया, फिर उसके बाद हमारे पास एयर पोल्यूशन हो गया। 3 पोल्यूशन के ऊपर मेनली यहाँ पर इम्फेसिस डाला गया है पूरे चैप्टर्स में। ठीक है, इसके अलावा और यहाँ पर छोटे छोटे कुछ टॉपिक्स हमें देखने को मिल जाते हैं। तो आप सबसे पहले इस चैप्टर को रिवीजन करोगे, क्योंकि ये ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस चैप्टर से मैक्सिमम नंबर के क्वेश्चन इसी चैप्टर से बनते हैं और इजी क्वेश्चन होते हैं। अब क्या क्या हमें टॉपिक्स पे ध्यान देना है, तो जब आप बायोडाइवर्सिटी पढ़ोगे तो बायोडाइवर्सिटी में आपको सबसे पहले क्या करना है, जो इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी है उसे पढ़ लेना है। लिख लो, ठीक है, आप कॉपी कलम लेके बैठे होगे, मुझे उम्मीद है, लिख लो उस चीज को। आपको इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एकदम अच्छे से पढ़ना है। इसके रिलेटेड काफी क्वेश्चंस बनते हैं और इस बार आने के चांसेस भी है लॉन्ग क्वेश्चंस में। ठीक है, देन डाइवर्सिटी के कुछ टाइप्स है, तो उन टाइप्स का नाम आप याद कर लोगे। अब मेनली यहाँ पे 2 तरीके की चीज है डाइवर्सिटी में, एक सीटू, एक कंजर्वेशन करके जो टॉपिक आता है, तो उसमें हमें एक सीटू कंजर्वेशन एंड इन सीटू कंजर्वेशन जो पढ़ना होता है। तो आप इनके डिफिनेशन तो आप याद करोगे ही करोगे, साथ में इनके बीच का जो डिफरेंस होता है ये आपको एकदम मस्ट याद करना है डिफरेंस, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पर क्वेश्चंस के पैटर्न्स बन रहे हैं, आई होप सो कि यहाँ पे डिफरेंस पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। टॉपिक्स बता रहा हूँ, पढ़ लीजिएगा। बाकी मैं क्वेश्चंस आपको फॉर्म में लिख के दे दूंगा, जो मैं बताया आपको, वो क्वेश्चन से अच्छे से आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, देखिए नाइट्रोजन साइकिल में हम आएंगे। अगर नाइट्रोजन साइकिल में एक टॉपिक यहाँ पर होता है अमोनिफिकेशन का, उस टॉपिक को आपको अच्छे से यहाँ पर देख के जाना है। काफी हद तक चांसेस है ये टॉपिक आने के। फिर यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चन कुछ बनते हैं। एक होता है नाइट्रिफिकेशन करके बनता है हमारा टॉपिक, 2 मार्क्स में आता है ये नाइट्रिफिकेशन। तीसरा हमारे पास आता है नाइट्रिफिकेशन एंड देन नाइट्रोजोमोनस बैक्टीरिया के नाम आप यहाँ पर याद कर लोगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। पोल्यूशन में देखो तीनों ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर कोई एक हम यहाँ पे देखेंगे पैटर्न के अकॉर्डिंग, तो आपको इस साल के लिए आप ध्यान से रखिए, वाटर पोल्यूशन एंड नॉइस पोल्यूशन आप काफी अच्छे से पढ़िए, ये 2 पोल्यूशन के बारे में। ठीक है, बाकी यहाँ पर छोटे छोटे क्वेश्चन जैसे कि एसपीएम का क्वेश्चन बनता है हमारा, वो क्या होता है वो आप अच्छे से पढ़ लीजिए। देन कुछ रिलेटेड यहाँ पर डिसीज दिया गया है, जैसे कि एयर पोल्यूशन से क्या डिसीज हो रहा है, वाटर से क्या डिसीज हो रहा है, नॉइस से क्या डिसीज हो रहा है, वो कुछ डिसीजेस यहाँ पे दिए गए हैं, उनको भी आपको रीड आउट कर लेना है। और मोस्टली वहाँ पे डिसीजेस में आपको ध्यान रखना है कि एयर पोल्यूशन के द्वारा जो डिसीज यानी कि जैसे कि अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, ये जो हमारे पास जो टॉपिक्स है, इन डिसीज के बारे में क्या सिम्टम्स होते हैं, सिम्टम्स आपको मेनली ध्यान रखना है। बहुत ज्यादातर सिम्टम्स पूछे जाते हैं और कभी कभी बहुत रेयर ऐसा पूछा जाता है कि भाई उस बीमारी से क्या मतलब हम बच सकते हैं, किस तरीके से उसका इलाज हो सकता है, ये चीजें यहाँ पर पूछी जाती है। सी ओवरऑल कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो आपको बिल्कुल पढ़ के जाना चाहिए इस चैप्टर से, तो आप इसको ध्यान रखिएगा इन चैप्टर्स पे। ठीक है, इसके बाद आपको चले आना है, मैं कहूंगा सेकंड चैप्टर पर आप आ जाओ। ऐसा इसलिए क्योंकि सेकंड चैप्टर भी छोटा पड़ता है। यहाँ पर हमारे पास 2 टॉपिक्स है मेनली। एक सेल डिवीजन आपको पढ़ना होता है, जो काफी ज्यादा ईजी टॉपिक है। ठीक है, देखो सेल डिवीजन में क्या है, अब ऐसे बहुत बड़ा आप अगर आप जाओगे अंदर टॉपिक में तो सेल डिवीजन काफी लेंथी हो जाता है चैप्टर, बट मैं कुछ टॉपिक्स बता रहा हूँ आपको मेनली पढ़ने के लिए। आप माइटोसिस काफी डिटेल में आपको पढ़ना होगा। माइटोसिस के अंदर 4 जो फेज आते हैं, ठीक है, एक तो कैरियोकाइनेसिस होता है यानी कि न्यूक्लियस का डिवीजन, एक होता है साइटोकाइनेसिस यानी कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन। ओके, तो कैरियोकाइनेसिस में ही हमारे पास 4 फेज आते हैं, एक प्रोफेज,
मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, इन चारों के बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है। चारों में आप कोई भी मिस नहीं कर सकते हो, ये ठीक है, ये आपको पढ़ना है। दूसरा, आप यहाँ पे जाएंगे माइटोसिस के बाद आपको डीएनए आरएनए के बारे में अच्छा जानकारी होना चाहिए। डीएनए आरएनए के बीच में डिफरेंस आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। और एक जो कॉमन क्वेश्चन बनता है कि डीएनए में कौन सा बेस है प्रेजेंट है, आरएनए में कौन सा बेस प्रेजेंट नहीं है, जैसे कि यूरासिल अगर आप देखोगे तो यूरासिल जो होता है वो डीएनए में नहीं पाया जाता है, वो हमारा आरएनए में पाया जाता है। तो यूरासिल की जगह पर डीएनए में हमारे पास होता है थाइमिन, ठीक है। तो ये एक सवाल बनता है कि थाइमिन के रिप्लेसमेंट में आरएनए में कौन सा बेस पाया जाता है, तो वो क्या होता है, यूरासिल होता है। होप सो ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। आगे देखते हैं, यहाँ पर एक और जो हमारे पास सुंदर सा टॉपिक है जो क्रोमोसोम है, जो कि डीएनए से ही रिलेट करता है। अगर हम डीएनए आरएनए पढ़ रहे हैं तो क्रोमोसोम हम एनी हाउ छोड़ ही नहीं सकते, बिना क्रोमोसोम के तो डीएनए आरएनए का कोई फिर मतलब बनता नहीं पढ़ने का, ठीक है। ये वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको सबसे पहले पढ़ लेना, सबसे पहले एकदम खत्म कर लेना है। ये नहीं कर रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको अच्छे से यहाँ पर पढ़ लेना है, ठीक है। देन यहाँ पर हमारे पास सेल डिवीजन के अलावा जो दूसरा यूनिट बनता है वो होता है रिप्रोडक्शन का। रिप्रोडक्शन के बाद हमारे पास जो टॉपिक बचता है वो होता है हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन में देखो हम चीजें बता रहे क्या करना है आपको। रिप्रोडक्शन में जिस हिसाब का पैटर्न चल रहा है, तो इस बार जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हमारा होता है, ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स के रिप्रोडक्शन हमें पढ़ाई गई है इस चैप्टर में। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो गया, उसके बारे में मेनली डिटेल में पढ़ना है। और उसमें भी हम अगर और डिटेल में जाएंगे तो जो हमारे पास ब्रायोफाइलम नाम का जो प्रजाति है उसके बारे में अच्छे से हम पढ़ेंगे, ठीक है। जो बर्ड्स करके कुछ टॉपिक है यहाँ पर, इसको हम अच्छे से पढ़ लेंगे। देन हाइड्रा के बारे में अच्छे से पढ़ने की, हाइड्रा में किस तरीके से वो हाइड्रा रिप्रोड्यूस होता है, ये चीजें हमें देख के रखनी है। इसके बाद और क्या देखना है इस चैप्टर में, इसके बाद एक और टॉपिक होता है, आप एक बार इसको उतारिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं नीचे की चीजों को मिटाना चाहता हूँ, ठीक है, जल्दी कीजिए, ठीक है। सो उम्मीद है आपने ले लिया होगा, इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन में अगर हम और देखेंगे तो यहाँ पे कुछ और टॉपिक्स हैं, जैसे कि म्यूटेशन, आई थिंक सही बोल रहा हूँ मैं, म्यूटेशन या म्यूटेशन का कुछ टॉपिक है यहाँ पर, उसके बारे में आपको पढ़ना है, इसका डिफिनेशन एंड इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है, ये आप मेनली अच्छे से ध्यान रखोगे क्योंकि इंपॉर्टेंस आने के चांसेस बहुत है इस बार। देन एक और लास्ट टॉपिक हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, यहाँ पे वो क्या है, वो हमारे पास है क्राफ्टिंग। क्राफ्टिंग एंड इसके साथ ही एक और हमारे पास टॉपिक आता है, इसको उर्दू में कलम लगाना बोलते हैं, मुझे इंग्लिश वर्ड याद नहीं। देखोगे आप बुक में, क्राफ्टिंग के साथ एक और चीज होता है, इन दोनों के बीच में एक्चुअल में आपको डिफरेंस याद करना है, ठीक। टॉपिक एक दोनों एकदम मतलब अगल बगल लिखे गए, क्राफ्टिंग है, ठीक, उसके बगल में एक और टॉपिक लिखा गया, ठीक है। ये चीजें आपको यहाँ पे देख लेनी है। बस यहाँ तक हमारा हो गया काम खत्म। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब जो बाकी चैप्टर्स हमारे पास बच गए हैं उसको हम फिलहाल देखते हैं। मैं क्वेश्चन जो आपको दे दूंगा वो क्वेश्चन सब देख लेना, उम्मीद करता हूँ वहां से आपको ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, ठीक। बाकी टॉपिक्स उसमें आगे देखेंगे हम। इसके बाद जो हमारा पास आते हैं तो एडेप्टेशन एंड इवोल्यूशन करके जो हमारा चैप्टर है, उसमें देखो एडेप्टेशन में आपको बेसिक चीजें क्या करनी है ना, वहाँ पे खास तौर से आपको डिफिनेशंस पे ध्यान देने हैं। जैसे एडेप्टेशन चैप्टर में आप एडेप्टेशन का डिफिनेशन अच्छे से पढ़ लो, इवोल्यूशन का डिफिनेशन अच्छे से पढ़ लो। इवोल्यूशन वाले चैप्टर में जो एक वेस्टिजियल ऑर्गन का जो टॉपिक है उसको आप अच्छे से पढ़ लो, एंड देन कुछ एग्जाम्पल्स आपको याद होना चाहिए कि ह्यूमन में कौन सा वेस्टिजियल ऑर्गन है, ठीक है। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, काफी हेल्प करेंगे आगे चल के आपको। देन हम आ जाते हैं अब चैप्टर 1 के ऊपर, जो कि हमारा है बेसिकली, इसमें 5 यूनिट्स टोटल मिलते हैं। एक हमारे पास प्लांट हार्मोन है, एनिमल हार्मोन है, उसके बाद हमारे पास नर्वस सिस्टम है, देन लोकोमोशन एंड मूवमेंट आ जाता है। 4 हुआ ना टोटल, 5वां कौन सा है, तो अच्छा पहला चैप्टर सेंसिटिविटी इन प्लांट्स है, ओके। तो देखो सेंसिटिविटी इन प्लांट्स जो हमारा टॉपिक है, ओके, वहां पे मैं आपको सिर्फ एक चीज बोलूंगा पढ़ने के लिए जिसमें आप सारा चैप्टर कवर कर लोगे, और मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि ये क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाए। यहाँ पर आपको डिफरेंस पढ़ना है, ये मैं पहला बता रहा हूँ यूनिट 1.1 का डिफरेंसेस बिटवीन, किसमें डिफरेंसेस देखना है हमें, डिफरेंस देखना है ट्रॉपिक मूवमेंट, ये आपको चैप्टर के लास्ट में मिल जाएगा, ट्रॉपिक मूवमेंट, टैक्टिक मूवमेंट एंड नेस्टिक मूवमेंट। तो इन तीनों मूवमेंट के बीच में आपको डिफरेंस अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से समझ लेना है, काफी हेल्प करेगा आपको कल एग्जाम में ये। दूसरा हम आते हैं यूनिट 1.2 की बात करते हैं, जो प्लांट हार्मोन है बेसिकली। तो प्लांट हार्मोन में इस बार के लिए ऑक्सिन हार्मोन एंड साइटोकाइनिन दोनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। देखो ऑक्सिन हार्मोन का जो हमारा रोल होता है, क्या याद करना वो देख लेते हैं। ऑक्सिन हार्मोन के बारे में पढ़ लेना है सिंपल। ऑक्सिन हार्मोन जो हमारा किस तरीके से प्लांट के ग्रोथ में हेल्प करता है वो रोल हमें जान के रखना है, और सेम वही एज इट इज हमें साइटोकाइनिन में भी उसका फंक्शन हमें पढ़ना है कि साइटोकाइनिन में वो जैसे लैटरल ग्रोथ में हेल्प करता है, इसका हमारा एक्सियल ग्रोथ होता है, किस तरीके से लोग फंक्शन करते हैं, क्या करते हैं, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। बस इतना ही है। तीसरा हमारे पास 1.3 नर्वस सिस्टम में बहुत सारे टॉपिक्स हैं यहाँ पर, और कुछ मैं आपको बताता हूँ। नर्वस सिस्टम में देखो नर्व के बारे में डिफिनेशन अच्छे से पढ़ लेना आपको, नर्वस सिस्टम काम कैसे करता है, फीडबैक कंट्रोल करके
जैसे कि मैं आपको बता रहा था नर्वस सिस्टम जो चैप्टर हमारा है, तो नर्व के बारे में आप अच्छे से पढ़िए यहाँ पर, यहाँ से क्योंकि क्वेश्चन डेफिनेटली वो पूछते ही पूछते हैं, क्योंकि चैप्टर का कंसेप्ट ही वही है हमारा, ठीक है। तो नर्व में हमें मेनली नर्व का डिफिनेशन पता होना चाहिए, न्यूरॉन का डिफिनेशन पता होना चाहिए, गैंग्लियन के बारे में पता होना चाहिए, साइनेप्स जो है इसके बारे में पता होना चाहिए कि साइनेप्स क्या है, एंड देन एक्सोन एंड डेंड्रोन जो हमारा होता है उनके बीच में डिफरेंस क्या है, ये चीजें हमें पता होना बहुत जरूरी है अगर हम नर्व पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। ये वो टॉपिक्स है जहां से मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। होप सो क्लियर हो गया होगा। इसके बाद फीडबैक कंट्रोल करके एक टॉपिक है आपकी किताब में, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, ये आपको अच्छे से उसमें समझाएगा। ये सिर्फ आपको पढ़ना है, याद नहीं करना है, क्योंकि वहां से ना एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर आपको वो चीजें याद होगी तो आप ट्रिक में वहां पे फंसोगे नहीं। ओके, देन इसके बाद हम ब्रेन में हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी होगी। ब्रेन की भी काफी बड़ा टॉपिक यहाँ दिया गया है। कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जैसे कि सेरिबेलम एंड सेरिबेलम के फंक्शंस हमें पढ़ना है, हाइपोथैलेमस, इन तीनों के फंक्शंस हमें सबसे पहले पढ़ लेना है। फंक्शन के बाद क्या करना है भाई, फंक्शंस के बाद सेरिबेलम एंड जो सेरिबेलम है इनके बीच का डिफरेंस हमें देखना है। ये रेयरली पूछा जाता है कभी कभी, तो सेरिबेलम एंड सेरिबेलम का क्या डिफरेंसेस है, इससे लाने के चांसेस थोड़ा सा ज्यादा लगता है मुझे, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ज्यादा। ब्रेन में हमें स्पाइनल को, ब्रेन से रिलेटेड टॉपिक्स है, ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड हमें पढ़ना है इसके बारे में अच्छे से। देन टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम यहाँ पर है, दो तरह के नर्वस सिस्टम हमें दिए गए हैं, जो कि एक जब बॉडी हमारा मूवमेंट में होता है तब काम करता है, एक बॉडी जब हमारा रेस्ट में होता है तब काम करता है। सो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि कौन सा नर्वस सिस्टम जब हम बॉडी मूवमेंट में होता है तब काम करता है, और कौन सा सिस्टम तब काम करता है जब हमारा बॉडी रेस्ट में होता है। देखते हैं आप में से कौन यहाँ पे जवाब कमेंट करके बताता है, ठीक है। देखते हैं, सही गलत की बात नहीं, पहले तो ये चीज देखना कि कमेंट कौन करता है एटलीस्ट जवाब देने के लिए। देखते आगे। मेन आई से रिलेटेड अगर मुझे कमेंट करना रिकमेंड करूंगा तो आई आप जितना अच्छा हो, अगर आप पूरा पढ़ सको तो काफी बेटर है। टाइम नहीं है पूरा पढ़ने के लिए तो एटलीस्ट आप कॉर्निया टॉपिक अच्छे से पढ़ लो, रेटिना के बारे में पढ़ लो, एरिक्स के बारे में पढ़ लो, एकोमोडेशन पढ़ लो। एटलीस्ट ये 4 टॉपिक्स आप कर लो, क्योंकि जो क्वेश्चन वो बनाते हैं मोस्टली यहाँ से ही पूछते। उम्मीद करता हूँ कि इस बार भी यहाँ से ही क्वेश्चन पूछे जाए, ठीक है। ये चीजें हो गई। बाकी लोकोमोशन और मूवमेंट बच गया, उसमें मैं बोल देता हूँ, आप उसको लिख लो, ठीक है। लोकोमोशन मूवमेंट में आपको पहला चीज उनका डिफरेंसेस मालूम होना चाहिए, उनका डिफरेंस मालूम होना चाहिए, ठीक है। 2 चीज आप यहाँ देख लो। तीसरी चीज आपको क्या पता होना चाहिए कि लोकोमोशन एक्चुअल में क्यों किया जाता है। ये सवाल बनता है कि व्हाट इज अ पर्पस टू लोकोमोट, लोकोमोशन के पीछे का क्या पर्पस होता है वो आपको मालूम होना चाहिए। फिर इसके बाद आगे बढ़ोगे तो कुछ और यहाँ पे जॉइंट्स के बारे में, तो जॉइंट्स के बारे में टाइम मिलता है आप पढ़ सकते हो। अदरवाइज मैं आपको सजेस्ट करूंगा एबडक्शन एंड एडक्शन, ये 2 टॉपिक है यहाँ पर, उसके बारे में पढ़ो डिफिनेशन एंड देन उनका डिफरेंस पढ़ो, ठीक है। कुछ यहाँ पर हमारे पास जैसे कि अमेबा है, यूग्लेना है, सेलिया है, इनके बारे में एक्चुअल में डिटेल में यहाँ पर लोकोमोशन को दिया गया है, किस तरीके से वो लोकोमोट करते हैं। अब ये क्या क्वेश्चन इसमें से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो मैं आपको सजेशन जो अभी देने वाला हूँ उसमें मैं इंक्लूड कर दूंगा। मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं मैंने क्या लिखा है, इसलिए कुछ गलत आपको बताना नहीं चाहता हूँ, बट वहाँ से कुछ एक ऐसा होता है जो पूछा जाता है। बाकी फिश मूवमेंट के रिगार्डिंग यहाँ पर है टॉपिक्स, वो भी मैं आपको नीचे क्वेश्चन में बता दूंगा, वो क्वेश्चन आप पढ़ लेना, ठीक है। सो इतना ओवरऑल मैंने जो आपको बताया, अगर आप इन चीजों को अच्छे से फॉलो कर रहे हो अपने रिवीजन में, आपने ऑलरेडी अच्छे से पढ़ रखा होगा, आपको रिवीजन में इन चीजों को पहले रिवाइज करना है, फिर बाकी सारी चीजों को फिर बाद में रिवाइज कर लेना। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ रखा है तो आप इतना एटलीस्ट करके जाइए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इनमें से आपको ज्यादातर क्वेश्चन लाइफ साइंस में देखने को मिलेंगे, ठीक है। यही हम उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि मेहनत ही उसी के लिए की जा रही है। बाकी सजेशन नीचे आपको दिया जाएगा, लास्ट मिनट सजेशन करके पीडीएफ होगा हमारा, वो आप डाउनलोड कीजिए, जितने क्वेश्चन से आराम से उसको लगाइए। उम्मीद है कि वहां से भी आपको क्वेश्चंस देखने को इजीली मिल जाएंगे और आप अच्छा खासा मार्क्स या एटलीस्ट पासिंग मार्क्स की थोड़ा सा अभाव आप यहाँ पे स्कोर कर पाओगे, ठीक है। तो फिलहाल बस इतना ही आज की वीडियो में, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हम यहाँ पे वीडियो करते हैं एंड, क्योंकि टाइम हमारे पास काफी कम है। उम्मीद करता हूँ जितने भी इन्फॉर्मेशन मैंने अभी तक बताई आपको सारे आपके लिए हेल्पफुल होंगी। अगर किसी भी तरह का डाउट अभी भी है तो प्लीज कमेंट कीजिए, आपको यहाँ पे रिप्लाई जरूर मिलेगा। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर लाइफ साइंस एग्जाम, ऑल द बेस्ट।